और वहीं पे लार्ज प्लस मिड एक कैटेगरी आता है जो एग्जैक्टली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करता है कि हम लोग अपने तरफ से कि एसेट एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके हिसाब से लार्ज मिड और स्मॉल में एलोकेशन करते हैं, जैसे लार्ज प्लस मिड कैटेगरी हुआ। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि लार्ज प्लस मिड में कि दिस कैटेगरी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और थोड़ा सा बाइंड भी करता है। ऐसा नहीं, सपोज जैसे एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एक हॉस्पिटल खुला है, आप एक ही डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, उसी केबिन में दूसरा डॉक्टर बैठा है तो आप उसके पास नहीं जाते हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं होगा, बट उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है क्या? सो आई थिंक वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आप एक बार देखो कि अलॉन्ग विद फंड हाउस कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर कब से मैनेज कर रहा है और वो परफॉर्मेंस उसी का है क्या नहीं। कि जो फिनेंशियल्स है वो दे आर मोर रिप्रेजेंटेड इन लार्ज कैप्स और लार्जर मिड कैप्स। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो कैटेगरी में या ब्रॉडर मार्केट में, वहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल कंपनीज, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये जो स्पेसेस है, केमिकल्स, सीमेंट, ये काफ़ी सारे स्पेसेस है, ये थोड़े से इनके वेट्स ज़्यादा जाता या कैपिटल गुड्स, इनके वेट्स बढ़ते जाते हैं। सो इसीलिए जब आप लार्ज प्लस मिड कैटेगरी में भी जाते हो, काफ़ी लोग एसेट एलोकेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। टिपिकली नॉन फिनेंशियल एसेट्स पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आपका पहला, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जिनके पहले 10-15 साल सिर्फ रियल एस्टेट का ईएमआई भरने में निकल जाते हैं। So again, what you are doing is there is asset class which typically gives you 6-7-8% रिटर्न। वहाँ पे आपका सबसे बड़ा कॉर्पस लगा हुआ है, वहाँ पे आप लीवरेज भी ले रहे हो, और जो एसेट क्लास में ऑन एन एवरेज आपको डबल डिजिट मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस्टर श्रीदत्ता लक्ष्मण राव भंडवालदार, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज ऑफ कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिंस 5th July 2016. His role in Canara Robeco is to oversee a team of portfolio managers and analysts who manage equity assets, develop and execute investment strategies. Mr. Sridatta has over 19 years of experience. Prior to joining Canara Robeco, he was associated with SBI Pension Funds, Heritage India Advisory Private Limited, Motilal Oswal Securities Limited, MF Global SIFI Securities India Private Limited, Technology Network India Private Limited, and Centurion Bank Limited. Mr. Sridatta Bhandwaldar holds a bachelor's degree in engineering from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University and a master's degree in management studies from the University of Mumbai. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ we have with us again Mr. Sridatta Bhandwaldar, who is the head of equities for Canara Robeco Mutual Fund. And आज का जो हमारा topic है, that is around large and mid cap funds. I think a lot of investors like this category. तो हमने सोचा कि हम आज ये theme लेके Mr. Sridatta के साथ ये discussion करते हैं. So thank you so much for joining us today and giving us your time. Hi Namrata, thanks for having us on the show. Thank you so much. So let's get started with the first question, and I think हम सब ये जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, जहाँ पे हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहा है दैट्स अराउंड 6.5%. एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड काफी बड़ी है, आई थिंक रूरल कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, एक्सेट्रा. सो सर, व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी रेजिलिएंट रहेगी कंसिडरिंग द रीसेंट इजराइल एंड ईरान टेंशंस? What do you think कि अगले कुछ महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी? आई थिंक इंडियन इकोनॉमी लार्जली रेजिलिएंट रहेगी। उसका 2-3 रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि काफ़ी सारे एक्सटर्नल चीज़ों की हम लोग जब बात करते हैं तो उसका मटेरियलिटी पे हम लोग फोकस नहीं करते। मटेरियलिटी यानी कितना बड़ा है वो इशू। जैसे अलग अलग इकोनॉमीज़ के लिए एक्सपोर्ट जो होता है वो अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। तो जब आप ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट या यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट या टैरिफ्स की बात करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट काफ़ी बार हम लोग भूल जाते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है एज अ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी रफली 15% है। तो इम्पैक्ट ज़रूर होगा इन चीज़ों का, बट रिलेटिवली कम रहेगा। उसमें से भी अगर आप ये तीनों चीज़ें एक एक करके ले लें तो हमें लगता है कि टैरिफ इशू ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएगा। एनीवेयर बिटवीन 10 to 25% टैरिफ के साथ उसका इम्पैक्ट होगा नियर टर्म, बट वो ट्रांजिटरी इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड है ईरान इजराइल, जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया। उसके बारे में एक वरी पक्का था कि उसका
शायद बाकी ग्रोथ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट नियर टर्म ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर चले जाते और वहाँ पे रहते तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता। थैंकफुली एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इट लुक्स लाइक कि वो सबसाइड हो गया है। तो उसका भी इम्पैक्ट जो ऑयल के थ्रू इंडियन इकोनॉमी पे आता, क्योंकि हम लोग पूरा ऑलमोस्ट 87-88% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे होता अगर ऑयल $100 पे जाता और वहाँ पे रुकता तो आई थिंक थैंकफुली वो हुआ नहीं है। तो ये दोनों भी कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़े से ट्रांजिटरी रहे और थैंकफुली या रहने के का अंदेशा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये इनका इम्पैक्ट कम होते जाएगा ग्लोबली भी, वैसे वैसे ग्रोथ रेजिलियंस जो है वो वापस से और बढ़ जाएगा। वैसे भी जैसे मैंने स्टार्ट किया कि 15% ही एक्सपोर्ट्स है, हमारा इकोनॉमी काफ़ी इनवर्ड लुकिंग है, कंजम्पशन डिपेंडेंस काफ़ी है, गवर्नमेंट कैपेक्स, रियल एस्टेट डिपेंडेंस काफ़ी है, और वो सभी सेगमेंट्स अगर आप मोटा मोटा देखो तो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हम लोग जो 7-7.25%, 7.5% पे ग्रो कर रहे थे क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, शायद उतना नहीं ग्रो करे, बट 6 से 7% के बीच में अलग अलग कंसेंसस नंबर्स है आरबीआई से लेके बाकी सब लोगों के। हमें लगता है कि वहाँ पे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए। 2-3 चीज़ें और भी हुई है, जैसे इंटरेस्ट रेट कट हुए उसका फ़ायदा होगा, मॉनसून लगातार तीसरी बार अच्छा आने का अंदेशा है, आरबीआई की काफ़ी सारी लिक्विडिटी और क्रेडिट ग्रोथ की तरफ जो पॉलिसीज़ थी उसमें थोड़ा सा बेसिकली मॉडरेशन आया है या थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो सिक्लिकली कम हुई थी वो भी वापस आ रही है। तो हम अगर मोटा मोटा मैं सब चीज़ों को ऐड कर लूँ तो रेजिलियंस तो रहेगा। हाँ, शायद हम लोग 7.5 वापस नहीं जाए जल्दी से जब तक कोई बड़ा प्राइवेट कैपेक्स या प्राइवेट कंजम्पशन नहीं शुरू हो, बट 6.5% के आसपास जो कंसेंसस है आई थिंक वो होना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि वो ग्लोबली इज़ अमंग द हाईएस्ट ग्रोथ। अगर आप बड़ी इकोनॉमीज ले लें तो वहाँ पे फोकस होना चाहिए कि रिलेटिव बेसिस पे हम कैसे कर रहे हैं। Sure, wonderful. So okay, so let's quickly jump to the theme. And जब हम large and mid cap funds की बात करते हैं, large caps generally provide stability to the portfolio, और जो mid cap या small cap segments होते हैं they वो हमें थोड़ा returns को better करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि large and mid cap as a category अभी काफी catch up कर रही है, क्योंकि आपको दोनों का balance provide करती है। So help us understand कि एक investor को लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये जो फंड्स होते हैं क्या ये हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और डू यू थिंक ये हमारे वी कुड हैव वेरी स्मॉल एलोकेशन टू दिस, क्योंकि या तो हम सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, मिड कैप फंड्स भी आइडियली हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। सो डू यू थिंक इंडिविजुअली लार्ज एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करें, या लार्ज एंड मिड कैप फंड एज अ कैटेगरी भी अच्छी है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक पहला तो बात यह है कि हर प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड ऑफर करता है जनरली, जो एटलीस्ट जो की कैटेगरीज है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, लार्ज प्लस मिड है, फ्लेक्सी है, हर कैटेगरी का एक कस्टमर बेस है। और वो कस्टमर बेस डिफाइन होता है कि जो इन्वेस्टर है या जो कस्टमर है उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिस्क प्रोफाइल यानी वोलेटिलिटी, एपेटाइट कैसा है और होराइजन क्या है। बट जब आप इंडिविजुअल कैटेगरीज लेते हो, जैसे लार्ज कैप ले लिया आपने, तो लार्ज कैप टिपिकली जो इन्वेस्टर कम वोलेटिलिटी चाहता है इज़ ओके विथ लिटिल लेस रिटर्न्स एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, ब्रॉडर कैटेगरीज, बट एट द सेम टाइम उसको होराइजन कुछ छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, वोलेटिलिटी कम चाहिए बट उसे, और रिटर्न ही इज़ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए ठीक है। ऐसे हर कैटेगरी का एक डिफाइंड बेसिकली रिस्क, रिटर्न, वोलेटिलिटी प्रोफाइल है, होराइजन प्रोफाइल है। बट काफ़ी बार होता है कि इन्वेस्टर्स ये सब चीज़ों में टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता है, और उसे ये भी नहीं चाहिए कि अलोकेशन का कॉल मैं लूँ, क्योंकि ये सब कैटेगरीज में क्या होता है कि आपको अलोकेशन कॉल अगर आपने सही नहीं लिया तो आपके रिटर्न सब पार हो सकते हैं। जैसे काफ़ी बार आपने देखा है मार्केट में कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास जो मिड कैप है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, वो चलने के बाद में उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उसमें होता क्या है कि वो जो विद इन इक्विटी जो एसेट एलोकेशन का कॉल है वो इन्वेस्टर अपने ऊपर ले रहा है रादर देन पासिंग इट ऑन टू द प्रोफेशनल। जब आप कोई भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जाते हो, जैसे आप फ्लेक्सी में जाओ या लार्ज प्लस मिड में जाओ या टैक्स सेवर में जाओ, ये सब जो कैटेगरी है यहाँ पे इनहरेंटली इन्वेस्टर इज सेइंग कि भाई मुझे नहीं पता कि कब कौन सा कैटेगरी चलने वाला है, तो मैं अपना डिसीजन जो है एसेट एलोकेशन का विद इन इक्विटी वो प्रोफेशनल फंड हाउस को या फंड मैनेजर को पास ऑन कर देता हूँ। एंड आई बिलीव कि ओवर साइकिल एंड थ्रू साइकिल, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम बट थ्रू साइकिल, that professional will do or that fund house will do a better job of allocating between large cap, mid cap, small cap
इन डाइवर्सिफाइड कैटेगरी। और वहीं पे लार्ज प्लस मिड एक कैटेगरी आता है जो एग्जैक्टली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करता है कि हम लोग अपने तरफ से कि एसेट एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके हिसाब से लार्ज मिड और स्मॉल में एलोकेशन करते हैं, जैसे लार्ज प्लस मिड कैटेगरी हुआ। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि लार्ज प्लस मिड में कि दिस कैटेगरी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और थोड़ा सा बाइंड भी करता है या थोड़ा रिजिडिटी भी देता है कि एक तो आपने एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टर ने ये बता दिया है कि भाई मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी तो चाहिए, यानी 35% तो मुझे चाहिए ही चाहिए लार्ज कैप में, सेम टाइम मुझे थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। ओके, उसके लिए मुझे 35% मिड कैप तो चाहिए ही चाहिए, बचा हुआ 35-30% जो है उसमें आप एसेट एलोकेशन का कॉल ले लीजिए कि रिटर्न फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्चुअल पीरियड में या स्टेबिलिटी फोकस होना चाहिए। उसके हिसाब से वो बचा हुआ जो 30% है वो पोर्टफोलियो मैनेजर या प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड हाउस कैन यूटिलाइज, आइदर ही बाइज लार्ज कैप इफ ही इज वरीड अबाउट द वैल्यूएशंस और अर्निंग्स, या फिर अगर वैल्यूएशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो देन एक्चुअली वो पैसा वो मिड और स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकता है। तो एक कैटेगरी है जहाँ पे बेसिकली आप पोर्टफोलियो मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है, उसको एट द सेम टाइम थोड़ा रिजिडिटी भी दे रहा है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ढंग से बैलेंस होता है और एट द सेम टाइम वो लास्ट 30% कैन एक्ट एज अ स्टेबलाइजर टू द डाउन साइड और एक्चुअली क्रिएटिंग अल्फा ऑन द अपसाइड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो आई थिंक वो क्लियरली एडवांटेज है लार्ज प्लस मिड का। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो का ये ऑफकोर्स वन ऑफ द कोर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका लार्ज मिड स्मॉल पूरा एक्सपोजर आ जाता है विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर टू डिफाइन कि उसको पर्टिकुलर ईयर ऑफ ब्लॉक्स में उसको अपसाइड प्ले करना है, डाउन साइड प्ले करना है बचे हुए 30% में। सो आई थिंक क्लियरली इट शुड बी पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टर, जस्ट लाइक व्हेन वी से फ्लेक्सी और ELSS schemes, which are all diversified schemes, should be actually core part of the investor's portfolio. Okay. So come to look at it, अगर हम flexi cap funds भी देखें तो most flexi cap funds are very large cap heavy, right? काफी flexi cap funds में हमने देखा है कि उनमें ज्यादा large cap allocation रहता है, बाकी mid या small cap रहता है। So come to look at it, अगर इसमें 35% large है, 35% mid है, and आप बोल रहे हो 30% का flexibility है with the fund manager, and sometimes वो large भी हो सकता है, कभी वो small भी हो सकता है, कभी maybe mid भी ज्यादा हो सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या है अगर मुझे लार्ज एंड मिड चूज करना है या एक फ्लेक्सी कैप चूज करना है, which one should I pick between the two? So I think that's again boils down to how these categories have evolved over a period of time. तो अगर आप ये दोनों भी कैटेगरीज रिकैटेगराइजेशन के बाद में आई है 2018 के बाद में, उसके पहले में ये कैटेगरीज अलग तरीके से डिफाइंड थे। तो फ्लेक्सी को बेसिकली ब्रेक करके फ्लेक्सी और मल्टी कैप बनाया गया। हाँ, डाइवर्सिफाइड बोलते थे उसको, फ्लेक्सी और मल्टी कैप दो कैटेगरीज आए उसमें से। और जो मिड और स्मॉल थे उन्होंने चूज़ किया कि मैं लार्ज प्लस मिड में जाऊंगा या स्मॉल कैप जाऊंगा या मिड कैप जाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्टेक्स्ट। तो जब बेसिकली डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी इनिशियल से, और ये कोई बाइंडिंग नहीं है, बट जनरली जैसे पोजीशन किए गए थे इन्वेस्टर्स को थोड़े से कंजर्वेटिव थे, इसलिए टिपिकली आप फ्लेक्सी स्ट्रैटेजी, जो फ्लेक्सी कैटेगरी में जिन्होंने प्रोडक्ट रहने दिया 2018 के बाद में भी, वो प्रोडक्ट जनरली लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो वो प्रोडक्ट्स ऐसे इन्वेस्टर्स को पोजीशन किए गए थे कि भाई इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका इस तरीके से रहेगा, आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन इस तरीके से रहेगा, आपका वोलेटिलिटी इस तरीके से रहेगा। जबकि लार्ज प्लस मिड क्लियरली ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड कर्व actually is on the other side, where you can have relatively more volatility through cycles, but at the same time you can also have larger participation in the broader market and an expectation that you can get rewarded for that basically larger participation in the broader market. So I think ये key difference है। तो again it boils down to the same thing कि investors को flexibility चाहिए, but उसको relatively फिर भी कम volatility चाहिए, तो he should go towards flexi बिकॉज डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा, बट शायद फिर थ्रू साइकिल अपसाइड कैप्चर उतना नहीं होगा ब्रॉडर मार्केट में एटलीस्ट। बट लार्ज प्लस मिड में जाओगे तो आपको थोड़ा वोलेटिलिटी थ्रू साइकिल ज़्यादा रहेगा, बट आपको पार्टिसिपेशन भी ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा मिलेगा। ऑफकोर्स जस्ट अ डिस्क्लेमर, ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन डजंट नेसेसरली गारंटी दैट यू विल ऑलवेज गेट हायर रिटर्न्स। समटाइम्स यू ऑल्सो कैन हैव अ पीरियड जहाँ पे आपका सिर्फ वोलेटिलिटी बढ़ेगा और आपको रिटर्न नहीं मिलेगा उतना कमेंसरेट, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट उतना अच्छा नहीं है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। Sure. Okay. So when we talk about selecting a good mutual fund, right?
आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फॉर एनी इन्वेस्टर। हम कैटेगरीज तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैटेगरी अच्छी है, फ्लेक्सी कैप्स भी हैं, लार्ज एंड मिड कैप भी है, एवरी कैटेगरी हैज इट्स ओन बेनिफिट्स फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन अगर मुझे एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने लिए सेलेक्ट करना है, तो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड सर कि हमें क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स यू सेड कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखिए, रिस्क टॉलरेंस देखिए, डू यू थिंक इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी देखना चाहिए? डू यू थिंक दैट विल हेल्प कि अगर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है उस लार्ज एंड मिड कैप फंड का, सो जस्ट गिव अस सम थंब रूल्स कि अगर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड सेलेक्ट करना है तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स कंसिडर करने चाहिए? I think it's a difficult question for the asset manager to answer. Yeah. I think the best person to answer this question is your advisor. बट आपके एडवाइज़र को आप क्या प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। कोई भी कैटेगरी, लार्ज प्लस मिड नहीं, कोई भी कैटेगरी में जैसे आपने बताया, एक कि हर फंड हाउस का एक स्टाइल टिल्ट होता है कि कुछ लोग ग्रोथ क्वालिटी फोकस्ड होते हैं, थोड़े कुछ लोग वैल्यू फोकस्ड होते हैं, कुछ मोमेंटम फोकस्ड होते हैं। सो अलग अलग स्टाइल है एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस में पार्टिसिपेट करें, तो दैट शुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड ये हो सकता है कि आपका थ्रू साइकिल, आपका अलॉन्ग विद द बेंचमार्क परफॉर्मेंस, आपके बाकी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जैसे बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है। क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है कि लोगों का सिर्फ अपसाइड पे फोकस होता है कि एक बुलिश फेज होता है, उस ईयर में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले कि नहीं। बट आपको ये भी फोकस करना चाहिए कि आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर 5-10 साल के लिए वो प्रोडक्ट रखने वाले हैं, तो थ्रू साइकिल एटलीस्ट पास में डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा रहा है। तीसरा पैरामीटर ये देख सकते हैं कि काफ़ी बार बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अलॉन्ग विद फंड हाउस का जो थोड़ा सा टिल्ट है, स्टाइल टिल्ट, उसके साथ ही फंड मैनेजर का कितना टेन्योर हुआ है, वो कब से मैनेज कर रहा है ये फंड। जो आउटकम्स आपको दिख रहे हैं उसी फंड मैनेजर के हैं, दूसरे फंड मैनेजर के हैं, ये बहुत क्रिटिकल है आप किसी भी फंड में जब इन्वेस्ट करो। क्योंकि ऐसा नहीं, सपोज जैसे एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एक हॉस्पिटल खुला है, आप एक ही डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, उसी केबिन में दूसरा डॉक्टर बैठा है तो आप उसके पास नहीं जाते हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं होगा, बट उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है क्या। सो आई थिंक वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आप एक बार देखो कि अलॉन्ग विद फंड हाउस कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर कब से मैनेज कर रहा है और वो परफॉर्मेंस उसी का है क्या नहीं, या वो वोलेटिलिटी आउटकम्स, गुड और बैड आउटकम्स उसी के है क्या नहीं। आई थिंक ये कुछ चर्न कैसा है पोर्टफोलियो मैनेजर का। लास्ट है कि पोर्टफोलियो का क्वालिटी कैसा है, पोर्टफोलियो का क्वालिटी ROE ऑफ द एवरेज पोर्टफोलियो उसमें रिफ्लेक्ट होता है अगेंस्ट इंडेक्स। ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके एडवाइजर को पूछने चाहिए, बिकॉज एडवाइजर इज द बेस्ट गाय टू एडवाइज यू ऑन दिस थिंग्स। एसेट मैनेजर आई डोंट थिंक इज द राइट पर्सन टू एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट an individual investor can ask to the advisor through whom he is going, or through a platform whom he is going, like a Grow or other platforms. सो डू यू थिंक, अभी आपने बोला कि जो फंड मैनेजर होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो हम जब पोर्टफोलियो चर्न की बात करते हैं विच यू ऑल्सो मैंशन, तो डू यू थिंक पोर्टफोलियो चर्न देखना चाहिए इस कैटेगरी में? क्योंकि आपने बोला कि इसमें हो सकता है कि कभी फंड मैनेजर ज्यादा लार्ज कैप्स डाल रहे हैं, कभी स्मॉल कैप्स डाल रहे हैं, सो डू यू थिंक पोर्टफोलियो चर्न मेक्स अ डिफरेंस? सो हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ पे एज अ हाउस ऐसा है कि वी आर एग्नोस्टिक टू पोर्टफोलियो चर्न। पोर्टफोलियो चर्न ज़्यादा या कम को होने से कुछ नहीं होता है, बट अगर पर्टिकुलरली कोई पोर्टफोलियो मैनेजर चर्न ज़्यादा कर रहा है, इसका चर्न बहुत ज़्यादा है बट आउटकम्स नहीं कम्यूसरेट है, यानी आपका सिर्फ वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, आपका रिस्क बढ़ रहा है, बट आपके आउटकम्स नहीं है, तो आई थिंक दैट चर्न शुड गेट अ नेगेटिव मार्किंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज ए इन्वेस्टर। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चर्न देखते हैं। एक मॉडरेट चर्न ऑफकोर्स होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा चर्न विथ आउटकम्स विच आर नॉट कम्यूसरेट, आई थिंक इट्स टू सम डिग्री इज अ रेड फ्लैग। ओके सो नाउ लेट मी आस्क यू दिस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि हमें तो एक अच्छे पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना है, एक अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। एटलीस्ट अ बिलीफ इज कि एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में कोई भी पैसिवली मैनेज फंड जो होता है वो कम रिस्की है। तो अगर मैं इसी कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं आपसे, कैन यू टेल मी कि एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, और डू यू थिंक ऐसा फंड दैट ट्रैक्स मे बी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इज अ गुड फंड? सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें पैसिव फंड में डू यू थिंक रिस्क कम होता है? रिस्क भी बाद में आएंगे, बट आई थिंक दोनों भी अच्छे हैं। हर चीज़ का लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स होता है। सो जो इन्वेस्टर है वो हु डजंट वांट टू गो थ्रू दी
grind and efforts of actually looking at all the things that we spoke for last 10-15 minutes about large plus mid or any diversified product for that matter, for him a low cost index could be a good product. बट एट द सेम टाइम इंडेक्स फंड में कम रिस्क होता है, ये अगर मैं ऑफ दी कफ बोलूँ तो एक इल्यूजन है, क्योंकि उसी का ही बीटा या स्टैंडर्ड डेविएशन आप उसी के अगेंस्ट देख रहे हो तो ऑफकोर्स वो लगेगा कि इसका कम हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में. तो रिस्क आई थिंक कम होता है या नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि वन ऑफ द पैरामीटर दैट इफ यू लुक एट द इंडाइसेस ऑल्सो, द अमाउंट ऑफ चर्न दैट हैपन्स इन, आई मीन जितना चर्न इंडेक्स इटसेल्फ में होता है वो भी एक तरीके से रिस्की है, करेक्ट. सो लॉट ऑफ टाइप एक्टिव फंड मैनेजर्स कैन अवॉइड दैट. लाइक आपने बोला निफ्टी लार्ज प्लस मिड, लार्ज मिड 250, एक बेसिक तरीका है उसमें रिस्क है कि नहीं वो देखने का है कि लास्ट 10 साल में उसमें कितना चर्न हुआ है वो देख लो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर अल्टीमेट आउटकम्स. सो आई थिंक बट कॉस्ट not giving bandwidth to decision making, I think clearly are pros for the index funds, passive funds. But when you come to active funds, I think over a period of time, particularly in country like India, हमें लगता है कि लार्ज प्लस मिड जैसी कैटेगरी जहाँ पे आपका एट एनी पॉइंट इन टाइम 35 से लेके 60% तक या 65% तक ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन हो सकता है, अल्फा क्रिएशन का स्कोप अभी भी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारा आर्बिट्राज होता है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशंस थ्रू साइकिल. सो थ्रू साइकिल अल्फा क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी अभी भी काफ़ी है, और जैसे जैसे फंड्स का साइजेस बढ़ रहा है कॉस्ट भी एक्टिव प्रोडक्ट्स के भी कम हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली जब वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से आते हैं उनका कॉस्ट और कम हो जाता है. तो जब आप वो सब चीज़ों को देखो तो फंडामेंटली क्या एक्टिव फंड्स थ्रू साइकिल अल्फा जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और वो एक्चुअली रिस्क कम कर सकते हैं अगर आपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो सिलेक्शन में बैलेंस शीट क्वालिटी, प्रमोटर क्वालिटी, बिजनेस क्वालिटी पे फोकस किया तो हाँ वो भी कर सकते हैं. तो आई थिंक दीज आर क्लियरली एडवांटेजेस ऑफ द एक्टिव फंड. सो हर चीज़ में प्रोज कॉन्स होते हैं. हमें लगता है कि लार्ज प्लस मिड जो कैटेगरी है वहाँ पे सिंस इतना सारा ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे अल्फा क्रिएशन का एक्सपेक्टेशंस अगले एटलीस्ट कुछ सालों में, 5-10 सालों में अभी भी है. इंडिया में इतना इफिशिएंट नहीं हो गया है मार्केट, तो वहाँ पे आई थिंक एक्टिव फंड में जाना इज़ नॉट अ बैड आइडिया. So sir, let me ask you the other question, and I think हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं क्या वो कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस करते हैं? बिकॉज आई डू बिलीव कि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं, अपकमिंग सेक्टर्स हैं इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस जो शायद लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, राइट. सो एज अ लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्या फंड मैनेजर्स या वो ये भी देखते हैं कि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स को उठाते हैं जो लार्ज कैप में नहीं मिलेंगे? सो व्हाट डू यू थिंक कि जनरली जो सेक्टर एलोकेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, एंड जो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी है वो कैसे रिप्रेजेंटेड रहता है इन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स? हाँ, आई थिंक क्लियरली सही बात बोली कि जो लार्ज प्लस मिड का कंपोजिशन होता है वो लार्ज कैटेगरी या फ्लेक्सी या बाकी कैटेगरी से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इनहेरेंटली उसमें 35 से लेके 60 तक मिड और स्मॉल कैप हो सकते हैं. और जब आप लार्ज वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप का कंपोजिशन देखो तो इनहेरेंटली एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि लार्ज कैप में फिनेंशियल्स बहुत बड़ा एक स्पेस होता है. ये अच्छी या बुरी की बात नहीं है, बट लार्ज कैटेगरी में इनहेरेंटली आपका 35% आपका फिनेंशियल्स होगा. जैसे आप मिड और स्मॉल कैप में जाते हो तो अगर आप एक फ़र्क देखो पर्टिकुलरली कि जो फिनेंशियल्स है वो दे आर मोर रिप्रेजेंटेड इन लार्ज कैप्स और लार्जर मिड कैप्स. जैसे जैसे आप नीचे जाते हो कैटेगरी में या ब्रॉडर मार्केट में, वहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल कंपनीज, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये जो स्पेसेस है, केमिकल्स, सीमेंट, ये काफ़ी सारे स्पेसेस है, ये थोड़े से इनके वेट्स ज़्यादा जाता है, या कैपिटल गुड्स, इनके वेट्स बढ़ते जाते हैं. सो इसीलिए जब आप लार्ज प्लस मिड कैटेगरी में भी जाते हो तो लार्ज में तो ऑफकोर्स जब लार्ज प्लस मिड का आप सोचोगे तो लार्ज कैटेगरी जब आपको 35% ही मिनिमम लार्ज रखना है, ओके, और अज्यूम कर लो कि एक अच्छा पीरियड है मार्केट के लिए, ब्रॉडर मार्केट अच्छा चल रहा है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ पे जो विनर्स होंगे लार्ज कैप के वो लेगा सिर्फ, उसको कोई कंपल्शन नहीं है बहुत ज़्यादा लेने का नाम. बट जब वो बचे हुए 65% में जाएगा तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएगा ऐसे जगह पे जहाँ पे इमर्जिंग सेक्टर्स है. सो जैसे हमारा भी कैनरोबिको लार्ज प्लस मिड, जिसको पहले कैनरोबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड बोलते थे, उसमें जब हम लोग लार्ज मिड और स्मॉल में जाते हैं तो प्रिडोमिनेंटली
superior earnings growth profile along with the management quality, business quality and balance sheet quality, ये एक हमारा एक कोर फोकस होता है कि भाई जब मैं फाइनेंशियल्स इतना नहीं ले रहा हूँ और मैं ब्रॉडर मार्केट में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या, मैं कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, फार्मा कंपनीज है, इंडस्ट्रियल कंपनी है, क्या ये कंपनीज ढूंढ सकता हूँ जो इंडिपेंडेंटली इमर्जिंग कंपनीज है जहाँ पे सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ है. बट अलॉन्ग विद दैट एट कैनरा बेको वी फोकस अ लॉट मोर ऑन कि उनमें भी जाने के बाद में भी बैलेंस शीट पे कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करना चाहते, बिजनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और प्रमोटर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. बट क्लियरली वो डिस्टिंक्शन होता है. जैसे जैसे आप लार्जर पार्टिसिपेशन इन ब्रॉडर मार्केट मीन्स रिलेटिवली लेस फाइनेंशियल एक्सपोजर एंड मोर एक्सपोजर टू लॉट ऑफ इमर्जिंग बिजनेसेस अक्रॉस द इकोनॉमी. ओके ओके. सो एक्चुअली मेरा जो अगला सवाल था दैट वाज अराउंड कैनरा रोबेको एमर्जिंग एक्विटीज़ फंड. आई वांटेड टू आस्क यू कि आप उसके लिए एग्जैक्टली स्टॉक पिकिंग कैसे की जाती है. सो वुड इट बी सिमिलर टू व्हाट यू जस्ट टोल्ड अस या फिर इज इट एनी डिफरेंट? No, I think it's exactly what I said to you just now. Starting point, कैनरा बेको इमर्जिंग इक्विटीज, जिसको अभी कैनरा बेको लार्ज प्लस मिड बोलते हैं, विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम बाय सेबी फ्रॉम रेगुलेटर. इसमें अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो बिजनेस क्वालिटी है और ये जो बैलेंस शीट क्वालिटी है, हमें एज अ हाइजीन एक्सेप्टेबल है कि नहीं. काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे इन तीनों में से कहीं पे या कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो हमें जनरली एक बेसिक ध्यान रखते हैं हम लोग. और उसके बाद में प्रिडोमिनेंट फोकस हमारा यहाँ पे होता है कि कितना डिफरेंशिएटेड बिजनेस है और कितना सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ है. सो काफ़ी सारे बिजनेसेस, जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है, यानी कमोडाइज हो जाती है इंडस्ट्रीज. जैसे अगर आप सिंपल एग्जाम्पल लो, रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एनबीएफसी लूँ, तो कौन से एनबीएफसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कुछ डिफरेंशिएटेड है या काफ़ी कमोडाइज है. तो उस तरीके से हम लोग सोचते हैं. और दूसरा और प्रिडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस पोर्टफोलियो का हमारे लिए ये है कि इमर्जिंग बिजनेसेस का पोर्टफोलियो है जहाँ पे हमें सुपीरियर अर्निंग ग्रोथ चाहिए इंडेक्स से या मार्केट से. तो वहाँ पे काफ़ी फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप वो जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बैलेंस शीट क्वालिटी, प्रमोटर क्वालिटी और बिजनेस क्वालिटी पे अगर कंप्लीटली फोकस करें और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में जाके अगर आप अर्निंग्स, जो सुपीरियर अर्निंग्स प्ले है, वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो रखने का ट्राई करें, तो आपके वो थ्रू साइकिल्स आउटकम्स अच्छे हो सकते हैं. ये हमारा एक लास्ट 10-15 साल का लर्निंग रहा है और वही अटेम्प्ट रहता है पोर्टफोलियो में कि भाई कैसे आप डिफरेंशिएटेड और सुपीरियर अर्निंग स्टोरीज प्ले करें जो इमर्जिंग है. से आज भी आप अगर देखो तो उसमें टूरिज़्म के कुछ प्लेज है, हॉस्पिटल्स है, ईएमएस सर्विसेज प्लेज है जो काफ़ी इमर्जिंग बिजनेसेस है. तो वहाँ पे काफ़ी सारा वेट है इस पोर्टफोलियो में. तो वो एक उस तरीके से फोकस है हमारा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ पे. ओके. एंड यू थिंक ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है इट हैज़ वर्कड ड्यूरिंग फॉलिंग मार्केट्स? तो इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है जब मार्केट करेक्शन की तरफ होती है? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो मैंने जो 2 पिलर्स बोले पोर्टफोलियो के, पहला पिलर था कि जो आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन कम करने के लिए था कि आप जब इंश्योर करोगे कि आपका बैलेंस शीट्स आप जो खरीद रहे हो उनमें प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस क्वालिटी और बिजनेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, वो एटलीस्ट टॉप 2 क्वार्टाइल में है फ्रॉम अ यूनिवर्स पर्सपेक्टिव. तो आप इंश्योर करोगे कि जब मार्केट में ख़राब साइकिल आएगा या मार्केट में गिरावट आएगी, तब आपका रिलेटिवली डाउन साइड प्रोटेक्शन, ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटेक्ट करते हैं. इनका जॉब ही वो है कि ये रिलेटिवली थ्रू साइकिल्स इन बिजनेसेस ने अच्छा किया है क्योंकि इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए वो गिरते वक्त एक्चुअली जनरली ड्रॉडाउन्स पे एक्चुअली काफ़ी हेल्प करते हैं. एट द सेम टाइम जो सेकंड पार्ट मैंने बोला, जहाँ पे हम लोग अर्निंग, सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ और डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स या इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स पे फोकस करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपका थ्रू साइकिल्स डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ साथ अल्फा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो. इसीलिए उस तरीके का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है एज अ थॉट प्रोसेस. Okay, okay. So now that we are talking about downside risk protection and we are talking about जब market correction होता है तो हमारा portfolio stable रहना चाहिए. Please help us understand sir कि अगर एक इन्वेस्टर को एक resilient mutual fund portfolio बनाना है for volatile markets, तो उनको क्या देखना चाहिए, कौन से फंड्स उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? एंड ऑल्सो आपने एक बार बोला था कि द नेक्स्ट मार्केट साइकिल विल बी अ बाबल रैली. सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट? इसका व्हाट डिड यू मीन बाय व्हेन यू सेड दैट? आई थिंक
जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो बड़ा सिंपल है। डाउन साइड प्रोटेक्शन फुल 100% तो कभी नहीं हो सकता है। आप रिलेटिव मार्केट में हो, तो अगर मार्केट 10% गिरेगा तो यू कैन एट मैक्स इंश्योर कि मेरा पोर्टफोलियो 7-8% गिरे। आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। Yeah. और वो करने के तरीके यही है कि आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैसा है। बट बार बार क्वेश्चन उसी पे आता है कि हर अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए उनके रिस्क और होराइजन और वोलेटिलिटी एपेटाइट के हिसाब से एक्चुअली डाउन साइड प्रोटेक्शन पे फोकस करना चाहिए। कोई इन्वेस्टर होगा ही इज़ ओके विद 10% रिटर्न बट डजेंट वांट एनी बेसिकली डाउन साइड। ऑफकोर्स उसके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट्स रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एसेट एलोकेशन प्ले होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर एसेट एलोकेशन चेंज करेगा। कोई इन्वेस्टर होगा वो बोला कि ठीक है मुझे थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा सा डाउन साइड भी चलेगा बट मुझे बेसिकली रिटर्न भी चाहिए, देन ही कैन गो टू लार्ज फ्लेक्सी कंजम्पशन काइंड ऑफ कैटेगरी। कोई होगा बोलेगा आई एम ओके विथ वोलेटिलिटी, आई हैव होराइजन बट आई वांट द 200-300 बेसिस पॉइंट ऑफ एवरेज हायर आउटकम्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक उनको क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में जाना चाहिए। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। हर इन्वेस्टर को आई थिंक अपने एडवाइज़र के साथ, या आप अगर वो खुद से स्टडी करना चाहते हो तो खुद से स्टडी करके अपना खुद का बिहेवियर और खुद का बेसिकली एपेटाइट कैसा है उसी के हिसाब से कॉल लेना चाहिए। आई थिंक देयर इज़ नो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस इन्वेस्टर डायलेमा। तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक एक लेटेस्ट कोई इंटरव्यू में मैंने बोला था, वो इसलिए बोला था कि बारबेल शायद मार्केट होगा। वो इसलिए क्योंकि लास्ट 2-3 साल अगर आप देखो, 3 या 4 साल बारिंग फाइनेंशियल ईयर 25, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 और 24 ये 4 साल देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द मार्केट, यानी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, स्टेट गवर्नमेंट से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रियल एस्टेट साइकिल बॉटम से ऊपर आया, बैंकिंग में क्रेडिट कॉस्ट कम हुई, तो उस इकोनॉमिक साइड पे जो लीवर्ड कंपनीज थे जैसे इंडस्ट्रियल्स है, रियल एस्टेट है, काफ़ी सारे PSUs है जो ऑयल एंड गैस या मेटल्स में है, या इंडस्ट्रियल्स में है, रेलवेज़ में है, उन सब ने वो जो पार्ट है मार्केट का उसने बहुत अच्छा किया। जबकि कंजम्पशन पार्ट ऑफ मार्केट में सिर्फ लग्जरी कंजम्पशन ने अच्छा किया, मास कंजम्पशन डिड नॉट डू एज वेल। तो इसका फंडामेंटल रीज़न एटलीस्ट हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट साइड पे फोकस था कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे और रियल एस्टेट साइकिल जो आए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रांग था वो 4 फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको एक पुल मिला वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ को उस पार्ट ऑफ मार्केट में। इसके लिए वही पार्ट ऑफ मार्केट डिड डिस्प्रोपोर्शनेटली वेल, वेयर एज द कंजम्पशन पार्ट ऑफ द मार्केट, मास कंजम्पशन पार्ट, द एफ्लुएंट कंजम्पशन और luxury consumption did well, but the mass consumption did not do well. Two-wheelers did not do well, low-end cars did not do well, consumer durables did not do well, staples did not do well. There are a lot of categories which are like catering to mass middle class or poor, which did not do well. क्योंकि उस टाइप पैसा नहीं जा रहा था, पैसा इन्वेस्टमेंट साइड में ज़्यादा जा रहा था, गवर्नमेंट की तरफ भी, इकोनॉमी में भी, रियल एस्टेट में भी। हमें लगता है कि वो फेज से हम लोग निकल के जैसे जैसे गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी गवर्नमेंट अपना खर्चा थोड़ा कम कर रहा है इन्वेस्टमेंट साइड का, रोड्स, रेलवेज, डिफेंस और बाकी एक्सेप्ट डिफेंस आई थिंक प्रॉब्ली रेस्ट ऑफ द एरियाज, वो खर्चा धीरे धीरे करके कंजम्पशन साइड पे गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर स्कीम, जैसे आपने कर्नाटका में भी देखा, महाराष्ट्र में, काफ़ी सारे स्टेट्स में सोशल स्कीम्स लॉन्च हुए हैं जो पुट टुगेदर 3 लाख करोड़ है टोटल अमाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में लास्ट बजट में 1 लाख करोड़ का टैक्स बजट दिया, अभी 8 पे कमीशन आएगा अगले साल। रूरल वेजेस धीरे धीरे करके हैव स्टार्टेड कमिंग अप आफ्टर लॉन्ग टाइम, और रियल रूरल वेजेस। मॉनसून तीसरी साल अच्छा होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि कंजम्पशन साइड भी, मास कंजम्पशन साइड जो है वो भी शायद अगला 2-3 साल, अगर आप 3 साल का व्यू लो तो ठीक कर सकता है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था कि जो वन साइडेड मार्केट था शायद वो बारबेल हो जाएगा, बारबेल यानी दोनों साइड में प्ले करेगा, तो कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छा करता रहेगा क्योंकि वहाँ पे अभी भी टेलविंड्स है, बट धीरे धीरे करके जो कंजम्पशन पार्ट ऑफ, मास कंजम्पशन पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, वहाँ पे भी शायद अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे क्रिएट होगा, क्योंकि एडिशनल पैसा इकोनॉमी में शायद धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। अभी होगा नहीं होगा ये टाइम बताएगा, बट इसी के लिए वो हमने बोला था। ओके ओके, सो यू नो आपके जो भी हम जवाब देख रहे हैं ना सर, उसमें आपने हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में भी यू सेड, लाइक यू सेड कि अगर उतना ज़्यादा आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, यू आर ओके विद लेस रिस्क, तो हाइब्रिड्स में डाल दो। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं,
विच बेसिकली इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 asset classes. ये एक इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छे हैं? एंड स्पेशली अभी अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस इतने बड़े हैं. सो डू यू थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अच्छा है फॉर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव? व्हाट डू यू थिंक? इन्वेस्टर को चाहिए, नहीं चाहिए ये फंड? जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला, सभी प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं. हर प्रोडक्ट जो है वो एक सोल्यूशन देता है इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि ये सोल्यूशन मेरे लिए कितना अप्रोप्रिएट है या नहीं है. तो जैसे हमने लार्ज प्लस मिड का बात किया, वैसे ही सेम मल्टी एसेट का है. मल्टी एसेट या बैफ जो है वो एक स्टेप और आगे जाते हैं. वो बोलते हैं कि विद इन इक्विटी आपको एसेट एलोकेशन का कॉल आप डाइवर्सिफाइड फंड से ले सकते हो. आपको अगर वो भी कॉल नहीं लेना है विद इन इक्विटी और डेट और गोल्ड मुझे कैसा करना है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आप मल्टी एसेट में चले जाइए. वहाँ पे यू आर जस्ट गिविंग 100 रुपी टू इन्वेस्टर, टू द पोर्टफोलियो मैनेजर, एंड यू आर सेइंग कि यू टेक अ कॉल कि इक्विटी में आपको कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, यानी फिक्स इनकम में कितना रखना है, और गोल्ड में या प्रेशियस मेटल्स या अदर कमोडिटीज में कितना रखना है. सो यू आर पासिंग ऑन एक्चुअली योर एसेट allocation call to the portfolio managers and saying, okay, I don't have energy, time, and basically bandwidth to spend so much of efforts on this activity. I am giving you my saving pool, whatever I want to save and allocate across these 3 asset classes. Now you decide how much you want to allocate. I think वो काम multi asset allocation product perfectly करता है. It's like at a very low cost, investor is outsourcing his problems to portfolio manager or fund house, that you do asset allocation on my behalf. And since asset allocation is such an important thing for investor through life for wealth creation and downside protection, or if I have to go one step further, risk adjusted wealth creation through cycles, it might be 10%, it might be 12%, it might be 8%, but a consistent. How do you achieve these things? By having a proper asset allocation. एंड मल्टी एसेट एलोकेशन हो गया, बैलेंस एडवांटेज हो गया. इस एक तरीके से एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स हैं, और वो आई थिंक परफेक्ट सोल्यूशन है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, और वो पर्पस आई थिंक ये प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं. रही बात गोल्ड सिल्वर की, आई थिंक ये कॉन्टेक्चुअल है. आपने एक बार एसेट एलोकेशन कर दिया तो पोर्टफोलियो मैनेजर अगर गोल्ड सिल्वर पे उसका कॉल नेगेटिव है तो वो डिसाइड कर लेगा कि वो मिनिमम रखेगा. ओके. दूसरा तरीका ये भी है गोल्ड सिल्वर का सोचने के बारे में के लिए सोचने का, कि गोल्ड सिल्वर को सिर्फ पर्टिकुलरली गोल्ड को सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए. हमारे फोर फादर्स या सभी फैमिलीज में गोल्ड एक्चुअली एज ए हेज यूज़ किया गया है. सो इसे इंश्योरेंस और हेज. सो ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज अ ड्वेल पर्पज, कि रिटर्न 7-8% के ऊपर जो भी मिला गोल्ड में, जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर जो भी मिला वो बोनस है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ हेज अगेंस्ट द अनसर्टनिटी, whether it is geopolitical uncertainty, it is economic uncertainty, whether it is global uncertainty, whether it is local uncertainty. किसी भी फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी जब बहुत ज़्यादा आती है तब टिपिकली प्रीशियस मेटल्स और पर्टिकुलरली गोल्ड अच्छा करता है. इसलिए लास्ट 2 साल में गोल्ड ने इतना अच्छा किया है. तो इट्स लाइक अ हेज. जब आपके बाकी एसेट क्लासेस में प्रॉब्लम होगा तब इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी. एक्चुअली इट विल गो अप, एंड दैट्स व्हाई इट इज हेज और इंश्योरेंस इन योर पोर्टफोलियो. सो शुड यू हैव इंश्योरेंस? यस, you should have. Will it deliver the kind of returns it has delivered in last 2 years consistently? I doubt it, because your long-term returns are high single digit in precious metal. So you should start with that expectation. But if global uncertainty remains the way it is, and you want insurance in a product, you should have multi-asset where you get that as an additional factor. But that is not the product's objective to have you only gold and silver exposure. The product's objective is that you give me your savings, and I will allocate across these 3 asset classes and more asset classes, whether it is equity, whether it is fixed income, whether it is precious metals, and I'll try to generate good risk adjusted outcomes over a period of time. But as per the SEBI mandate, इसमें 10% in each of the 3 asset classes mandatory है. उसके अलावा जो 70% होता है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? So is it generally equities, is it generally gold, मतलब और combination? 10% मिनिमम होता है. I think you're right on that. आप उसके ऊपर जा सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते हो. और टिपिकली फ्रॉम अ इक्विटी टैक्सेशन पर्सपेक्टिव आप जब मल्टी एसेट भी देखते हो उसमें 2 कैटेगरीज है. कुछ फंड हाउसेस है जिन्होंने इसको 35% मिनिमम इक्विटी रखा है, तो दे गेट क्लासिफाइड एज बेसिकली डेट प्रोडक्ट फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव. जैसे कैनरोपिको मल्टी कैप है, उसने 65 लिया है, तो हमारा ग्रॉस इक्विटी एट ऑल पॉइंट इन टाइम 65 रहेगा. बट फिर हम लोग
बेसिकली डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे टू इफ़ आई वांट टू हैव अ लोअर इक्विटी एक्सपोजर. सो इसमें दो तरीका है कि आपका इक्विटी कम करने का आर्बिट्राज या शॉर्टिंग अलग तरीका है. यूजिंग डेरिवेटिव्स इज एडिशनल लीवे. बट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इक्विटी टैक्सेशन वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो डेट टैक्सेशन वाले हैं. Okay. So just coming towards the end and just last one or two questions. So I think जो मेरा second last question है to you is हम ना SIPs के बारे में बहुत बात करते हैं एज एन इंडस्ट्री, राइट? आई मीन आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट SIP, लोग अब SIPs शुरू कर रहे हैं. एंड यू नो आई थिंक कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ SIP करते हैं, right? They don't do any other form of like lump sum investing or anything. So help us understand कि अगर एक investor सिर्फ SIP कर रहा है to build wealth, do you think वो सही है या कोई और भी approach follow की जा सकती है to to create wealth in the long term? So क्या सिर्फ SIP ही एक अच्छा तरीका है या फिर हम कुछ और कर सकते हैं to manage our investments जिससे कि हमारा long term में wealth creation हो? आई थिंक इसमें काफ़ी एडिशनल फैक्टर्स हो गए जो इन एडवाइजर्स या ग्रो जैसा प्लेटफॉर्म ज़्यादा हमसे अच्छी तरीके से बता पाएगा. बट आई थिंक जो जितना मैंने सोचा है इसके बारे में, एक सिंपल एंड दिस इज़ नॉट, पीपल हैव टू टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट. एक तरीका आई थिंक ये भी है कि आप अगर अर्ली स्टेज पे शुरू कर रहे हो तो आई थिंक ओनली SIP इज़ ऑल्सो गुड इनफ, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा होराइजन है. आपने अगर 20-25 के एज में शुरू किया है तो आपके पास कॉर्पस बनने के लिए ही बेसिकली 10-15 साल है और उसके बाद में 15-20 साल वो कंपाउंड होगा. आपने सपोज 20 पे स्टार्ट किया है, आपने 10 साल SIP किया, 10-15 साल, तो वो कॉर्पस बड़ा हो जाता है. बाय 35 यू विल हैव अ लार्ज कॉर्पस एंड देन यू विल हैव अनदर 15-20 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग. आप लेट शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और अगेन नथिंग राइट और रॉन्ग, इसके आपको SIP प्लस करना चाहिए कि आप SIP कीजिए बट आपके एसेट एलोकेशन को करेक्ट कीजिए जब मार्केट में मंदी है, ताकि आपका बेसिकली एवरेजिंग होता रहेगा, ताकि आपका कंपाउंडिंग फास्टर होगा. नहीं तो आपके पास पीरियड कम है, क्योंकि आपका वेल्थ क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ पीरियड एंड कैपिटल बोथ. बट आपके पास कितना भी कैपिटल है, आपने 55 में शुरू किया और सिर्फ SIP कर रहे हो तो ऑफकोर्स यू विल ओनली कंपाउंड एट दैट मच रेट एंड दैट मच यू विल हैव ओनली दैट मच ऑफ टाइम. बट अगर आप 50 पे शुरू कर रहे हो, 40 में शुरू कर रहे हो, तो आप 10 साल का ही SIP कर रहे हो, बट उसको हर 3 साल में जब मंदी आता है मार्केट में, अगर उसमें आप एसेट एलोकेशन टूवर्ड्स इक्विटी या जो भी एसेट क्लास आपको लगता है कि ज़्यादा रिटर्न देगा, वहाँ पे अगर आप हर दूसरे साल बढ़ाते रहोगे एडिशनल एवरेजिंग, आई थिंक फिर आपका अलोकेशन भी बेटर होगा उसी 10 साल में, और आपका उसी कंपाउंडिंग के साथ आपका आउटकम्स भी बेटर होगा. तो आई थिंक जितना मुझे समझ में आया या मुझे लगता है कि आई थिंक आप कब स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है कि आपके गोल्स जितने, अगर अज्यूमिंग के बड़े गोल हैं तो आपके कितने अचीव हो गए या नहीं हो गए. आपको अगर लेट शुरू कर रहे हो तो क्लियरली आई थिंक आपको एवरेजिंग करना चाहिए जब मंदी हो मार्केट में विद अ मीडियम टर्म व्यू. बट ऑफ कोर्स आई मीन वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर्स. सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं तो अगर SIP ही है तो बहुत है, बिकॉज आपको कंपाउंडिंग मिल जाएगा. लेकिन अगर आप थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं तो वी कैन डू सम फॉर्म ऑफ लम्प सम इन्वेस्टिंग जब भी मार्केट करेक्शन होता है, राइट? टू एवरेज आउट योर रिटर्न्स. आई मीन वुड दैट बी करेक्ट? ओके, यस. Okay, wonderful. Sure. So just last question. आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, you've been managing so many funds for so many years. तो प्लीज़ help us understand कि आपकी खुद की personal learnings क्या रही हैं in your journey of 2 or 3 decades, and क्या गलतियाँ आपने खुद करी हैं जिससे आपने कुछ सीखा, and you've probably not repeated those mistakes. नो, आई थिंक काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं पहले 10 साल में. तो 2 या 3 मिस्टेक क्लियरली है कि एक, आपको यंगर एज में थोड़ा सा एग्रेसिव एसेट एलोकेशन करना चाहिए और सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जितना आप फास्टर सेविंग, हायर सेविंग करोगे और हायर एसेट एलोकेशन करोगे टूवर्ड्स, जैसे इक्विटी है जो रिलेटिवली बेटर एसेट क्लास रहा है जब लास्ट 30 साल का मैं सोचूँ, तो उतना आपका फास्टर कंपाउंडिंग होगा और उतना आपका कॉर्पस जल्दी बढ़ेगा या वेल्थ क्रिएशन जल्दी होगा या फास्टर होगा. आई थिंक वो एक क्लियर है कि आप सेविंग्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स एट सेविंग्स. कि आप 100 रुपीज़ अर्न करें, उसमें से कितना सेव करें, बिकॉज दैट्स ओनली कॉर्पस दैट यू हैव टू पुट इन. तो वो इनिशियली क्लियरली हम लोग उसमें स्ट्रगल किए हैं. तो उस पर काफ़ी फोकस कीजिए कि कैन यू एक्चुअली डिले योर ग्रेटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमिंग एनीथिंग. दैट इज़ वन. सेकेंड इज़, काफ़ी लोग एसेट एलोकेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते. टिपिकली नॉन फिनेंशियल एसेट्स पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस है. तो
आपका पहला काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जिनके पहले 10-15 साल सिर्फ रियल एस्टेट का EMI भरने में ही निकल जाते हैं. So again, what you are doing is there is asset class which typically gives you 6-7-8% रिटर्न. वहाँ पे आपका सबसे बड़ा कॉर्पस लगा हुआ है, वहाँ पे आप लीवरेज भी ले रहे हो, और जो एसेट क्लास में ऑन एन एवरेज आपको डबल डिजिट मिला है वहाँ पे आपका अलोकेशन कम है. तो आई थिंक आपका अलोकेशन बिटवीन इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये बार बार देखते रहना, और एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में पहले 10 साल ऑफ योर करियर देखते रहना और अप्रोप्रिएटली उसको allocate करना based on of course your own risk appetite is very important if one wants to create wealth. I think ये दो clearly मेरे learning रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा आपका audience young है तो उनके लिए ये clearly बहुत helpful होगा कि वो पहले तो savings पे focus कर रहे हैं कि दूसरा उसके बाद में asset allocation proper है कि नहीं उनका, और towards जो भी asset class उन्हें लगता है कि highest return देगा वहाँ पे asset allocation उनका proper है कि नहीं. I think ये दो क्लियरली एटलीस्ट मेरे लर्निंग है आपके इन्वेस्टर्स के हिसाब से. आई एम नॉट गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट लर्निंग्स. अच्छा, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा डीप डाइव किया इनटू लार्ज एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी. सो आई थिंक एटलीस्ट इस कैटेगरी को लेके हमारे जितने भी व्यूअर्स के डाउट्स होंगे वो काफ़ी क्लैरिफाई हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड वी होप वील गेट यू बैक अगेन सून. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच नम्रता. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Sridatta. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. हमारे इस एपिसोड का थीम था लार्ज एंड मिड कैप फंड्स. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस की वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर श्रीदत्ता से यही पूछा कि एक इन्वेस्टर को लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नहीं पता रहता है कि अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स इन इक्विटी एलोकेशन कैसे करना चाहिए. तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक अच्छी कैटेगरी हो सकते हैं, क्योंकि ये फंड्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं और आपके रिस्क रिवॉर्ड को भी बैलेंस आउट करते हैं. एंड ही सेज कि ये जो फंड्स हैं ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से ये पूछा कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट स्टाइल कितना ज़रूरी होता है. सो ही सेज कि हर फंड हाउस जो है अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है, कुछ ग्रोथ स्टाइल, कुछ वैल्यू स्टाइल या कुछ मोमेंटम स्टाइल. तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपका फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कैसा है. देन ही ऑल्सो सेज कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उस फंड का और उस फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, पोर्टफोलियो क्वालिटी भी देखना चाहिए. व्हाट यू शुड ऑल्सो सी इज़ कि जब मार्केट गिर रहा था तो उस फंड ने जो है कैसा परफॉर्म किया अगेंस्ट द बेंचमार्क एंड अगेंस्ट इट्स पीयर ग्रुप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में जनरली कौन से सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड रहते हैं. तो मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि अगर हम लार्ज कैप एज अ सेगमेंट देखें तो उसमें फाइनेंशियल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है. अगर हम मिड कैप सेगमेंट देखें तो उसमें सीमेंट, कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ऐसे सेगमेंट्स में या ऐसे सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है. तो जब आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपको इन सारे सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से ये पूछा कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं क्या वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए. मिस्टर श्रीदत्ता ये बोलते हैं कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं आपको उनमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर ये आपकी फाइनेंशियल नीड का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ये जो फंड्स होते हैं ये अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस इन्वेस्ट करते हैं. ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आपके पोर्टफोलियो का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम करते हैं. बट ही ऑल्सो सेज कि जो गोल्ड है दैट्स अ पार्ट ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. वो एक हेज माना जाता है अगेंस्ट अनसर्टनिटी लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस. सो ही ऑल्सो सेज कि जब आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि क्या सिर्फ SIP के थ्रू एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. सो मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं विच मीन्स आपके पास लॉन्ग टर्म है और आप इक्विटी फंड्स में बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब सिर्फ एक्विटीज़ के थ्रू आप आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन अगर आप थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन योर 40s और 50s, तब आपके पास समय कम है. तब आपको जो है जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो SIPs के साथ आपको थोड़ा लमसम उस समय करना चाहिए, तभी आपको वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद होगी. फिर हमने अंत में मिस्टर श्रीदत्ता से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड ही सेज
कि सबसे पहले एक इन्वेस्टर को सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए, कलेक्ट दैट कॉर्पस जिसको आप इवेंचुअली फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन यू शुड लुक एट असेट एलोकेशन अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस। तो आपके पास इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल एस्टेट सब में एक्सपोजर होना चाहिए। So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.